ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 141। सोने की छाती को देखने के बाद इवान पीछे हट गया। सोने की छाती को हटाने से पहले उसने अपना मैना वापस पाने का फैसला किया। अगर मैना वापस पाने के बिना वह सोने की छाती को लेने की कोशिश करता है और वह बैल जाग जाता है तो उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। पर्याप्त मैना के बिना वह गुफा को ढकने वाली बाधा को पार नहीं कर पाएगा। खुले क्षेत्र से पीछे हटने के बाद इवान बैठ गया और अपना मैना वापस पाने लगा। कमरे में मौजूद लोग जो इवान को देख रहे थे उन्होंने अपना सिर हिलाया जब उन्होंने देखा कि इवान उस बैल से नहीं लड़ा। अब तक उन्होंने जो देखा उससे उन्हें यकीन हो गया था कि इवान बी रैंक के राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसने उससे लड़ने की कोशिश की तो उसके मरने की बहुत अधिक संभावना है। यह अच्छा है कि वह अपनी सीमाओं को जानता है और जल्दबाजी में काम नहीं करता है, एडवर्ड ने स्क्रीन को देखते हुए कहा। अगर उसने अकेले ही उस राक्षस से लड़ने का फैसला किया होता तो मुझे इस छात्र की बुद्धिमत्ता पर संदेह होने लगता। ओलिविया ने भी अपना सिर हिलाया। लगता है कि वह वहां से निकलने के लिए मैना को पुनः प्राप्त कर रहा है, जेफरी ने इवान की ओर देखते हुए कहा जो बैठा हुआ था। यह एक ऐसे कौशल के लिए सामान्य है जो उसे रैंक बैरियर से भी गुजरने की अनुमति देता है, बड़ी मात्रा में मैना का उपभोग करना, इसाक ने कहा। 20 मिनट के बाद उन्होंने इवान को एक बार फिर से खड़ा देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इवान छोड़ने के बजाय एक बार फिर गुफा में और अंदर चला गया तो उनकी आंखें झपकने लगीं। मुझे मत बताओ कि यह विकृत व्यक्ति उस बी रैंक बैल से लड़ने जा रहा है, ओलिविया ने अपने मुंह को हिलाते हुए कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे बस उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि उसने एक पल पहले जल्दबाजी में काम नहीं किया और उस बी रैंक बैल से नहीं लड़ा, लेकिन अब वह अपना मैना पुनः प्राप्त करने के बाद एक बार फिर बी रैंक बैल की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, वाइड ने उपहास करते हुए कहा। जल्द ही इवान एक बार फिर खुले क्षेत्र में पहुंच गया जहां बैल सो रहा था। बैल उससे लगभग 20 मीटर दूर था और संदूक उसके पीछे था। उसने शैडो वॉक कौशल को सक्रिय किया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ताकि वह बैल को सचेत न कर दे। वह वास्तव में उस बैल की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। जेफरी ठंडी हवा में सांस लेते हुए ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया। अन्य लोगों ने भी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करके देखा, क्योंकि डी जो रैंक वाले को बी रैंक वाले राक्षस को मारने की कोशिश करते देखना पूरी तरह से बेतुका है। जल्द ही इवान बैल से सिर्फ 10 मीटर दूर था, लेकिन बैल सोता रहा। इवान का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। 7 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। जल्द ही इवान बैल से सिर्फ 1 मीटर दूर था। वह बैल की दमनकारी आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। भले ही वह सो रहा था, फिर भी उसे उससे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली और बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखा। लेकिन जब वह सिर्फ 1 मीटर दूर था तब भी इवान रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि वह एक ही हमले में बैल को मार सकता है या गंभीर रूप से घायल कर सकता है। वह जानता था कि अगर वह बैल पर हमला करता है, बैल को मारना और उसे गंभीर रूप से घायल करना भी उसके लिए मुश्किल होगा। वह बिना किसी कारण के अनावश्यक जोखिम नहीं उठाने जा रहा है। उसने उस पर हमला नहीं किया, इसाक ने भौहें चढ़ाकर कहा जब उसने देखा कि इवान ने बैल पर हमला नहीं किया और उसके आगे निकल गया। अन्य लोग भी भ्रमित थे जब उन्होंने देखा कि इवान ने बैल पर हमला नहीं किया। वह बैल पर हमला नहीं कर रहा है, वह सोने की पेटी के पीछे है। जूलियन को आखिरकार समझ में आ गया और उसने जोर से कहा। जल्द ही इवान सोते हुए बैल के पास से निकल गया और सोने की पेटी के सामने पहुंच गया। इवान ने पीछे देखा और देखा कि बैल अभी भी सो रहा था और उसने चुपचाप अपनी छाया भंडारण कौशल को सक्रिय कर दिया। सोने की पेटी के नीचे एक काली छाया दिखाई दी और वह उसके अंदर डूब गई। पेटी को दूर रखने के बाद इवान मुड़ा और चुपचाप बैल से दूर जाने लगा। बिना कोई आवाज़ किए वह एक बार फिर बैल के पास से निकल गया। लेकिन जैसे ही इवान उसके पास से गुजरा, बैल की भौहें थोड़ी फड़क उठीं और उसने अपनी गहरी लाल आंखें खोल दीं। जैसे ही बैल ने अपनी आंखें खोलीं, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे देखा। जब उसने देखा कि सोने का संदूक गायब है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आया और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बैल ने जोर से दहाड़ लगाई और एक शक्तिशाली आभा ने पूरी गुफा को घेर लिया। इवान जो अभी अभी बैल के पास से गुजरा था, बैल की गुस्से से भरी दहाड़ सुनकर दंग रह गया और बिना पीछे मुड़े ही वह पूरी गति से बैरियर की ओर बढ़ गया। बैल ने उस दिशा में देखा जहां इवान आगे बढ़ रहा था और उसकी गहरी लाल आंखें घृणा से चमक उठीं। अपनी आंखें खोलने के बाद उसे पहले से ही इवान की उपस्थिति का एहसास हो गया था। उसने जमीन पर अपने पैर पटके और इवान के पीछे भागा। बैल जिस खुले क्षेत्र में सो रहा था वहां से बैरियर सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था।
जब इवान को लगा कि बेल ने उसे पहले ही पहचान लिया है, तो उसने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया और मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके बैरियर की ओर दौड़ा। अपनी वर्तमान चपलता के साथ वह आसानी से सेकंड में 150 मीटर पार कर सकता है, लेकिन इवान को किसी कारण से संकट का एहसास हुआ। जब बेल ने इवान को भागते हुए देखा तो उसकी गहरी लाल आंखें चमक उठीं और गुफा के अंदर का तापमान बढ़ गया। बेल के सामने एक लाल रंग का आग का गोला बना, जिसे उसने इवान की ओर फेंका जो आगे भाग रहा था। गुफा का तापमान बढ़ने के साथ ही इवान के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। जब उसने भागते हुए पीछे देखा और देखा कि एक आग का गोला उसकी ओर आ रहा है, तो इवान तुरंत मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके झुका और बर्फ की जंजीरों का कौशल इस्तेमाल किया। 2 बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलीं और आने वाले आग के गोले से टकराईं। आने वाले आग के गोले के बर्फ की जंजीरों से टकराने के बाद फटने से पूरी गुफा हिल गई। आग के गोले के फटने के बाद गुफा आग की चपेट में आ गई और शॉकवेव आगे बढ़ गई। इवान दर्द से कराह उठा क्योंकि वह शॉकवेव से उड़ गया और उसका शरीर आग से जल गया। सौभाग्य से वह बैरियर की दिशा में उड़ गया। हालांकि इवान दर्द में था, फिर भी उसने अपनी शैडो वॉक स्किल को सक्रिय कर दिया, ठीक उसी समय जब वह बैरियर से टकराने वाला था। वूश! इवान गुफा से गायब हो गया और बैरियर से होकर निकल गया। बूम! जैसे ही इवान बैरियर से होकर गुजरा, बेल प्रकट हुआ और अपने 2 सींगों से बैरियर से टकराया। बैरियर हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन प्रभाव के कारण ये टूटा नहीं। ये देखकर कि बैरियर अभी भी ठीक था, बेल गुस्से से चिल्लाया और बैरियर पर हमला करना जारी रखा। जब बेल बैरियर पर हमला कर रहा था, तो गुफा के बाहर एक व्यक्ति जली हुई पीठ के साथ लेटा हुआ था। फक! इवान ने गुफा के बाहर अपना चेहरा पहले गिराने के बाद जोर से गाली दी। उसकी पीठ जली हुई काली हो गई थी क्योंकि जलने की गंध पूरे इलाके में फैल गई थी। इवान को देखकर, जो जली हुई पीठ के साथ पहले मुंह के बल लेटा हुआ था, शिक्षक और गिल्ड के लोग अवाक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे शाप दें या केवल डी-जोड़ रैंक के शिकारी होने के बावजूद भी रैंक के राक्षस से कुछ छीनने की कोशिश करने के लिए शाप दें। 2 मिनट के बाद इवान आखिरकार हिल गया और अपने चेहरे पर दर्दनाक भाव के साथ बैठ गया। उसकी पीठ पूरी तरह जल गई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उस कमीने ने मुझे लगभग वहां पहुंचा दिया था, इवान ने शाप दिया और उस बाधा को देखा जो समय समय पर हिल रही थी। वह भी रैंक के बेल को देख सकता है जो बाधा पर उग्र रूप से हमला कर रहा था लेकिन उसे तोड़ नहीं पा रहा था। इवान ने इन्वेंट्री खोली जिसमें 3 बुनियादी उपचार औषधियां थीं और 3 बुनियादी मैना औषधियां रखी गई थीं। हर छात्र के पास 3 बुनियादी उपचार और मैना औषधियां हैं शुरू से ही। हालांकि उसे पता था कि उसकी पीठ को किसी साधारण औषधि की मदद से ठीक नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कुछ न करने से बेहतर है। उसने औषधि की बोतल का कॉर्क खोला और पीली औषधि को निगल लिया। उसे अपनी पीठ पर हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। जल्द ही इवान ने औषधि की तीनों बोतलें निगल लीं और जलन का दर्द बहुत कम हो गया। औषधि पीने के बाद वह खड़ा हुआ और अवरोध को देखा जो अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था। मुझे नहीं पता कि यह अवरोध कब तक रहेगा। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इवान ने सोचा, और बेल को एक आखिरी बार देखने के बाद वह उस क्षेत्र से चला गया। अब जब मेरे पास एक सुनहरा संदूक है तो लोगों को अपने स्थान के बारे में बताना आसान होगा, इवान ने अवरोध से दूर जाते हुए कहा। ये सोचकर कि सुनहरा संदूक खोलने के बाद कितने लोग उसे ढूंढने आएंगे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कृषि सत्र शुरू करने से पहले चलो एक अच्छा स्थान खोजें। इवान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद गया और जल्दी से क्षेत्र से बाहर निकल गया। 3 घंटे बाद, परीक्षा शुरू होने के बाद से 12 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। सूरज पहले ही डूब चुका था और आकाश अनगिनत छोटे सितारों से भरा हुआ था। अंधेरे में प्रकाश का एकमात्र स्रोत पूर्णिमा थी जो अंधेरे आकाश में चमक रही थी। अचानक वह सुनहरा अवरोध जो गुफा के प्रवेश द्वार को ढक रहा था जहां बैल फंसा हुआ था, गायब हो गया। जब विशालकाय लाल बैल गुफा से बाहर आया तो बैल की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। बाहर आने के बाद बैल ने अपने चारों ओर देखा। जब उसे वह चोर नहीं मिला जिसने उसका सुनहरा संदूक चुराया था, तो वह गुस्से से दहाड़ने लगा और उसका शरीर आग से जल उठा। बैल ने अपना एक पैर जमीन पर पटका और नारंगी रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जो घने जंगल में एक भयंकर आग का तूफान छोड़ती हुई आगे बढ़ी। एक बड़े पहाड़ के बीच में रात के आगमन के बाद एक समान सुनहरा अवरोध गायब हो गया। जैसे ही अवरोध गायब हुआ, एक कृपाण दांत वाला बाघ जो 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर लंबा था, गुफा से बाहर आया। बाघ हल्के भूरे रंग के फर से ढका हुआ था और उसके पूरे शरीर पर कुछ काले धब्बे थे। उसके मुंह से 2 लंबे दांत निकल रहे थे जो उसे एक खतरनाक रूप दे रहे थे। बाहर आने के बाद बाघ ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और गुफा से एक सुनहरा संदूक निकला। सुनहरा संदूक बाघ के शरीर में चला गया और गायब हो गया। पहाड़ से नीचे छलांग लगाते हुए और नीचे उतरते समय उसकी गहरी काली आंखों में एक क्रूर रोशनी चमक रही थी।
कृपाण दांत वाले बाघ की तरह बैंगनी फर से ढका एक विशाल भेड़िया भी सुनहरा अवरोध गायब होने के बाद एक गुफा से बाहर आया और अंधेरे में चला गया। तारांकन 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 1 इवान और माइक 5400। 2 वैलेरी और फिन 4265। 2 लियोन और सैली 3971। 4 एमी और ग्लोरिया 3100। 5 जेम्स और एलिस 2286। इवान ने रैंकिंग देखी और वैलेरी को दूसरे स्थान पर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह पहले ही जंगल पार कर चुका था और एक चट्टानी क्षेत्र में पहुंच गया। वहां कई छोटी चट्टानें और पहाड़ थे। वर्तमान में इवान एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था जो लगभग 300 मीटर ऊंचा था। पहाड़ की चोटी समतल थी और घास और विभिन्न प्रकार के पेड़ों से भरी हुई थी। लगता है कि वे कुछ छात्रों से भी मिले हैं, इवान ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। उसे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि पिछले कुछ घंटों में उसे कोई छात्र नहीं मिला। इसके अलावा राक्षसों की संख्या भी कम हो रही है। वह गुफा से बाहर निकलने के बाद 1000 अंक भी नहीं जुटा पाया। इस बीच वैलेरी और लियोन की टीम ने पिछले कुछ घंटों में 2000 से ज्यादा अंक जुटाए। लगता है कि उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी है, इवान ने सोचा और अपने शैडो स्टोरेज को देखा। वर्तमान में उसके शैडो स्टोरेज में 3 कांस्य चेस्ट, 1 चांदी का चेस्ट और 1 सोने का चेस्ट है। चलो इन बक्सों को खोलते हैं और अपना पॉइंट फार्मिंग सत्र शुरू करते हैं, इवान ने सोचा और पहले 3 कांस्य बक्से निकाले। हमेशा की तरह उसने कांस्य बक्सों में से एक को लात मारकर खोला। 1 अंक। इवान को यह देखकर आश्चर्य भी नहीं हुआ और उसने बाकी 2 बक्सों को लात मारकर खोला। 1 अंक। 2 अंक। ओह, यहाँ कुछ प्रगति हुई है, इवान ने तीसरे बक्से से 2 अंक प्राप्त करने के बाद जोर से कहा। कांस्य बक्से खोलने के बाद उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ चांदी का बक्सा निकाला। चलो उन्हें मेरा स्थान बताते हैं, इवान ने कहा और बक्सा खोला। पहले 2 अंक प्राप्त करने के बाद वह चांदी के बक्से के बारे में थोड़ा और आशान्वित था। धमाका! एक जोरदार आतिशबाजी के साथ चांदी का बक्सा खोला गया और रात के आसमान में कुछ पार्ट दिखाई दिया। 20 अंक। इवान, भाड़ में जाओ, इवान ने अंदर ही अंदर कोसा, ये देखकर कि चांदी का बक्सा खोलने के बाद भी उसे सिर्फ 20 अंक मिले। 20 अंक। इवान, एक जोरदार आतिशबाजी के साथ ये शब्द रात के आसमान को रोशन करते हुए दिखाई दिए। सभी छात्रों ने जोरदार आतिशबाजी सुनी और उसकी दिशा में देखा। ये देखकर कि यह इवान था जिसने संदूक खोला, अधिकांश छात्रों की आंखें चमक उठीं और वे उसकी ओर दौड़ पड़े। परीक्षा शुरू हुए 12 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और कई छात्र पहले ही मर चुके थे। शुरुआत में 88 छात्र थे, लेकिन अब केवल 50 छात्र बचे थे। कुछ अन्य छात्रों द्वारा मारे गए जबकि कुछ राक्षसों के हाथों मारे गए। वर्तमान में शेष सभी छात्र अन्य टीमों के साथ काम कर रहे थे। बहुत कम छात्र थे जो वैलेरी और लियोन की टीम जैसे अन्य लोगों के साथ काम नहीं कर रहे थे। अधिकांश छात्र पहले से ही इवान की तलाश कर रहे थे और अब जब उसने चांदी की संदूक खोलकर अपना स्थान बताया तो उन्होंने इस अवसर को बर्बाद नहीं किया और उसकी ओर भाग गए। उस आदमी ने वास्तव में चांदी की संदूक खोलने की हिम्मत की और अपना स्थान बताया, लियोन ने आतिशबाजी देखने के बाद भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रैंकिंग पर नजर डाली। इवान के पास 5500 से ज्यादा अंक देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यह एक बढ़िया मौका है, लियोन ने रैंकिंग देखने के बाद सोचा। वह भी तीसरे स्थान पर है और उसके लिए और अंक अर्जित करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जब इवान ने अपना स्थान बता दिया है तो उसे मारकर अपनी रैंक बढ़ाने का यह उसके लिए एकदम सही मौका है। वह पहले से ही जानता था कि अगर वह वैलेरी के खिलाफ लड़ता है तो उसे मारना और उसके अंक छीनना बहुत मुश्किल होगा। वह भी उसकी तरह ही बी रैंक की शिकारी है, लेकिन इवान बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ डी जोड़ रैंक का शिकारी है और लियोन को इतना भरोसा है कि वह उसे मार सकता है। आतिशबाजी उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर थी और उसे वहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। मैं आगे जा रहा हूं, वहां बहुत से छात्र होंगे जो उसे मारने के लिए वहां जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे वहां पहुंचने से पहले दूसरे छात्र उसे मार दें, लियोन ने सैली से कहा जो उसकी टीम की साथी है। लियोन की बात सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और उसे नहीं रोका। वह अभी भी सी रैंक की शिकारी है और उसकी चपलता लियोन से कम है। वह ये भी जानती थी कि अब जब इवान ने अपना स्थान बता दिया है तो बहुत से छात्र उसे मारने की कोशिश करेंगे। लियोन की तरह वैलेरी भी आतिशबाजी की दिशा में आगे बढ़ी। जैसे ही सभी छात्र आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक सुनहरी रोशनी की किरण आसमान में जा रही है और जोर से फट रही है। पूरी रात का आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और वहां कुछ शब्द दिखाई दिए। 300 अंक। इवान। इवान की दिशा में जाने वाले सभी लोग एक पल के लिए अपनी आंखें खोलकर रुक गए। वे जानते थे कि 300 अंक केवल एक सुनहरी छाती से ही प्राप्त किए जा सकते हैं और विवरण के अनुसार सभी सुनहरे बक्से बी रैंक के राक्षसों के पास हैं। क्या उसने बी रैंक के राक्षस को मार दिया? सभी ने एक साथ सोचा और खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक पाए।
कुछ छात्र तो वहां जाकर उसे मारने से भी कतराने लगे। अगर उनका अनुमान सही निकला और इवान ने बी रैंक के राक्षस को मार दिया तो वे वहां व्यर्थ ही मरने जा रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे किसी ऐसे व्यक्ति को मार सकें जो बी रैंक के राक्षस को भी हरा सकता है। लेकिन इवान के पास लगभग 6000 अंक होने के बाद उन्होंने अपने दांत पीस लिए और फिर भी उसकी ओर बढ़ गए। जब सुनहरे बक्से को खोला गया तो अग्नि बैल ने भी आकाश की ओर देखा और उसकी दिशा में आगे बढ़ गया। सिर्फ अग्नि बैल ही नहीं बल्कि कृपाण दांत वाला बाघ और विशालकाय भेड़िया भी इवान की दिशा में आगे बढ़ गया। इवान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि छात्रों के साथ साथ उसने बी रैंक के राक्षसों को भी आकर्षित किया है। फिलहाल वह अविश्वास से भरे चेहरे के साथ आकाश की ओर देख रहा था। वह समय समय पर अपनी आंखें रगड़ रहा था ताकि यह पता चल सके कि उसे भ्रम हो रहा है या नहीं। 300 अंक, सोने का संदूक खोलने के बाद किसी व्यक्ति को मिलने वाला सबसे अधिक अंक। जब उसने संदूक खोला तो इवान 100 अंक पाने के लिए तैयार था, जो सोने का संदूक खोलने के बाद मिलने वाला सबसे कम अंक है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे 300 अंक मिलेंगे। लेकिन वह जल्द ही अपने सदमे से बाहर आ गया। उसे पता था कि अब बेकार की बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। जल्द ही कई छात्र उसे खोजने के लिए यहाँ आएंगे। 1. इवान और माइक 5924। 2. वैलेरी और फिन 4265। 2. लियोन और सैली 3971। 4. एमी और ग्लोरिया 3100। 5. जेम्स और एलिस 2286। मेरे पास लगभग 6000 अंक हैं। ये देखने के बाद लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे, इवान ने बड़बड़ाया और खुलकर मुस्कुराया। मुझे बस लियोन और वैलेरी से बचना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इवान ने सोचा और एक बड़े पेड़ की ओर चला गया जो उसके वर्तमान स्थान से बहुत दूर नहीं था। क्या स्क्रीन में कुछ गड़बड़ है? ओलिविया ने इवान को 300 अंक मिलते देखकर पूछा। सभी शिक्षक और गिल्ड के लोग दंग रह गए क्योंकि वे भी सोच रहे थे कि इवान को 100 अंक मिलेंगे। अब तक उसने जितने भी चेस्ट खोले थे उनमें से उसे सबसे कम अंक मिले थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि इवान को गोल्डन चेस्ट से सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि स्क्रीन ठीक से काम कर रही है या नहीं। चिंता मत करो, स्क्रीन ठीक से काम कर रही है, विलियम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने छात्रों को लुभाने के लिए अपना स्थान बताया, जेफरी ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। अलग अलग स्क्रीन पर वह देख सकता था कि ज्यादातर छात्र इवान की दिशा में जा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र 3 खास स्क्रीन पर रुकी जिन पर 3 बी रैंक के राक्षस दिख रहे थे जो उसकी दिशा में जा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उसे पता था, बी रैंक के राक्षस भी गोल्डन चेस्ट से आकर्षित होते हैं, जूलियन ने फायर ऑक्स और दूसरे राक्षसों को देखकर कहा। यह देखना मज़ेदार होगा कि जब वे 3 रैंक के राक्षस उसे ढूंढते हुए वहां आएंगे तो वह क्या करेगा, इसाक ने कहा और स्क्रीन को देखना जारी रखा। ज्यादातर छात्र एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये यही होना चाहिए, एनी एक सी जोड़ रैंक की छात्रा ने अपने सामने बड़े पहाड़ को देखते हुए कहा। एनी के ठीक बगल में 6 और छात्र पहाड़ को देखने के बाद अपनी आंखों में चमक लिए खड़े थे। बस 5 मिनट पहले उन्होंने इवान द्वारा सोने की पेटी खोलने की घोषणा देखी। वे उसके स्थान से ज्यादा दूर नहीं थे और सिर्फ 5 मिनट में पहाड़ के तल पर पहुंच गए। एनी के अलावा मार्क नाम का एक और सी जोड़ रैंक का शिकारी था। शेष 5 में से 3 डी जोड़ रैंक के थे जबकि 2 सी रैंक के शिकारी थे। शुरुआत में वे 8 थे, लेकिन राक्षसों के एक समूह का सामना करने पर उनकी टीम का एक सदस्य मर गया। उस समूह में 10 जादुई जानवर थे। 2 सी जोड़ रैंक के थे, 3 सी रैंक के थे और 5 डी जोड़ रैंक के थे। उन्होंने उन सभी राक्षसों को मार डाला, लेकिन उनके एक साथी की मौत हो गई। चलो जल्दी से वहां चलते हैं इससे पहले कि कोई और यहां आए, कॉनन एक डी जोड़ रैंक का शिकारी अधीरता से बोला। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया क्योंकि वे अन्य राक्षसों को जानते थे, छात्र भी जल्द ही यहां आएंगे। ऊपर जाते समय सावधान रहना। भले ही वह परीक्षा हॉल में अकेला था और उसने अन्य टीमों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बहुत संभावना है कि वह किसी के साथ काम कर रहा हो, एनी ने सभी से गंभीर स्वर में कहा। एनी की बातों पर किसी को संदेह नहीं था क्योंकि उन्हें भी लगता था कि इवान अकेले सोने की छाती नहीं पा सकता। सभी को सावधान रहने की याद दिलाने के बाद एनी ने आगे बढ़कर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। मार्क पीछे की ओर ध्यान से चारों ओर देख रहा था, जबकि बाकी 5 लोग उनके बीच में चल रहे थे। वे सभी चढ़ते समय बहुत सावधान थे, लेकिन उनकी गति अभी भी काफी तेज थी। केवल 3 मिनट में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटी को समतल और घास, झाड़ियों और पेड़ों से भरा हुआ देखकर सभी ने भौहें उठाईं और सावधानी से आगे बढ़े। सावधान रहना, वहां कई जगह हैं जहां वह छिप सकता है, मार्क जो पीछे चल रहा था, ने कहा। वे सभी अपने आसपास का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़े। 1 मिनट बाद एनी जो आगे चल रही थी, उसने कुछ दूर पर कुछ देखा। कुछ है, एनी ने दूसरों को इशारा करते हुए कहा। सभी ने एनी की ओर इशारा करते हुए दिशा में देखा और वहां 5 संदूक देखे।
3 कांस्य संदूक थे, एक चांदी का संदूक था जबकि आखिरी संदूक अभी भी सुनहरे रंग से चमक रहा था। 5 संदूक अभी भी खुले थे। चून की संदूक यहाँ है, इसलिए उसे पास में ही होना चाहिए, एनी ने कहा और वे सभी सतर्क हो गए। सरसराहट। अचानक उन सभी ने उस जगह से कुछ दूर झाड़ियों के सरसराने की आवाज़ सुनी जहाँ 5 संदूक रखे हुए थे। उन्होंने जल्दी से वहां देखा और अपने हमले की तैयारी की। उस दिशा में बहुत सी झाड़ियां थीं और चूंकि वे पहाड़ की चोटी पर थे इसलिए हवा काफ़ी तेज थी। मुझे लगता है कि यह सिर्फ हवा थी, डीजोर रैंक के छात्र कैलेब ने सरसराहट की आवाज़ सुनने के बाद कहा। सरसराहट। जैसे ही कैलेब ने कहा, उन्होंने एक बार फिर सरसराहट की आवाज़ सुनी और इस बार यह पहले से ज़्यादा तेज थी। एक बार फिर आवाज़ सुनकर सभी के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वे अपने हमलों की तैयारी करते हुए आगे बढ़ गए। लिली, एनी ने झाड़ियों से 100 मीटर दूर होने के बाद सी रैंक पर खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा। एनी की बात सुनकर लिली ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उसने अपनी एक उंगली झाड़ियों की दिशा में उठाई और उसकी उंगली की नोक पर एक छोटा काला गोला बनने लगा। गोला बनने के बाद उसने गोले को झाड़ियों की ओर फेंका। गोला झाड़ियों के बीच गिरा और काले धुएं के बादल में बदल गया जो बहुत तेजी से 50 मीटर तक फैल गया। 10 सेकंड के बाद काले धुएं का बादल गायब हो गया और उस क्षेत्र की सभी मोटी झाड़ियां सूख गईं। झाड़ियों के सूखने के बाद वे आसानी से उस क्षेत्र में सब कुछ देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मैंने पहले ही कहा था कि यह सिर्फ हवा थी, कैलेब ने कहा जब उन्हें वहां कोई नहीं मिला। चलो चलें, एनी और बाकी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और आगे की ओर चलना शुरू कर दिया। एनी अभी भी आगे चल रही थी जबकि मार्क टीम के पीछे था। जल्द ही वे उस क्षेत्र से गुजरे जहां से उन्होंने पहले सरसराहट की आवाज़ सुनी थी, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वहां कुछ नहीं मिलने पर वे आगे बढ़ गए। सरसराहट। वे ज़्यादा देर तक नहीं चले जब उन्हें एक बार फिर सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। इस बार जैसे ही उन्होंने सरसराहट की आवाज़ सुनी, लिली और 3 और शिकारियों ने उस दिशा में अपना हमला शुरू कर दिया। एनी और मार्क ने अपना हमला शुरू नहीं किया, लेकिन वे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। एनी टीम के सामने खड़ी थी और झाड़ियों की दिशा में जा रहे विभिन्न प्रकार के हमलों को देख रही थी। नोरा, जो समूह की दूसरी सी रैंक की शिकारी थी, का हमला तेज था और दूसरों के हमलों से पहले झाड़ियों में पहुंच गया। नोरा द्वारा छोड़ा गया आग का गोला तुरंत आसपास की झाड़ियों को राख में बदल देता है और फट जाता है। जैसे ही आग का गोला फटा तो दूसरे छात्रों के हमले भी वहां पहुंच गए। हिंसक हमलों के कारण उनके आसपास की जमीन हिलने पर एक और तेज धमाकेदार आवाज़ गूंजी। जैसे ही आग के गोले ने झाड़ियों को राख में बदल दिया, समूह के सामने खड़ी एनी के चेहरे पर भाव बदल गए। जब आग के गोले ने झाड़ियों को राख में बदल दिया तो उसने झाड़ियों के पीछे 2 बर्फ की जंजीरें देखी जो आग के गोले के फटने से नष्ट हो गईं। सावधान रहो, जल्दी से समझ गया कि यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक जाल था। एनी ने पीछे देखा और चिल्लाया। हालांकि उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। जब वह पलटी और चिल्लाई तो उसने देखा कि मार्क के पीछे एक काली छाया उभर रही है और तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर रही है। जब एनी और दूसरे लोग पहाड़ पर पहुंचे तो इवान एक मोटे पेड़ की शाखा पर बैठा था। उन्हें देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने पहले उनके वहां छोड़े गए संदूकों के पास आने का इंतजार किया। जब एनी और दूसरे लोगों ने संदूक देखे तो वे तुरंत और ज्यादा सतर्क हो गए। इवान ने इसका फायदा उठाया और अपनी बर्फ की जंजीरों वाली स्किल का इस्तेमाल करके कुछ झाड़ियों में सरसराहट की और उन्हें अपनी दिशा में ले गया। जब लिली ने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया तो वह अपनी शैडो वॉक स्किल की मदद से उस क्षेत्र से बाहर निकल गया और वे उसे नोटिस नहीं कर पाए। उन्हें और ज़्यादा सावधान करने के बाद उसने उनका ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर आइस चेन स्किल का इस्तेमाल किया। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जब उसने फिर से आइस चेन स्किल का इस्तेमाल किया तो इसने एनी और उसकी टीम के साथियों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर लिया। इवान को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए आइस चेन स्किल का इस्तेमाल करने के बाद वह पहले से ही मार्क की ओर बढ़ गया जो टीम के पीछे था और सीजोर रैंक का शिकारी भी था। क्योंकि मार्क का ध्यान सरसराहट की आवाज़ से पूरी तरह से आकर्षित था, जब इवान उसके पीछे दिखाई दिया तो वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। सावधान रहो, उसने एनी की घबराई हुई आवाज़ सुनी, इससे पहले कि उसे तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी दृष्टि अंधेरी हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। मार्क पर हमला करते समय इवान ने अपनी आयामी छाया गोलियों का भी इस्तेमाल किया। समूह के 2 सी रैंक के शिकारी, लिली और नोरा, जो अभी भी झाड़ियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ने एक अजीब चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर कसकर बंद थे, उनकी आंखें उनके सिर के अंदर घूम रही थीं और उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर लटक रही थी। उनके चेहरों पर एक दर्दनाक लेकिन साथ ही साथ आनंदमय मुस्कान थी। कम से कम कहें तो उनके हाव भाव काफ़ी डरावने लग रहे थे। हालांकि इवान को 2 लड़कियों की अजीब चीख सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ और फिर से आयामी छाया गोलियों का उपयोग करके उन्हें मार डाला। मार्क के साथ उनके शरीर सफ़ेद रोशनी में बदल गए और पहाड़ से गायब हो गए।
एनी, कॉनन, कैलेब और ट्रेवर अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। केवल 2 सेकंड में उनके 3 साथी बिना कुछ किए ही मर गए। इसके अलावा, हालांकि यह बहुत तेज था, फिर भी उन्होंने नोरा और लिली की अजीब आवाज़ सुनी। उनके शवों के गायब होने से पहले उन सभी ने उनके चेहरों पर संदिग्ध भाव देखे। भले ही उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन तीनों डिजोर रैंक के शिकारी कॉनन, कैलेब और ट्रेवर इवान को डर और प्रशंसा के भाव से भरे चेहरे से देख रहे थे, जबकि एनी का चेहरा लाल था और वह उसे एक बदमाश की तरह देख रही थी। जब इवान ने देखा कि एनी उसे कैसे देख रही है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उन 2 सी रैंक के शिकारियों से छुटकारा पाने का सबसे तेज तरीका डायमेंशनल शैडो बुलेट का इस्तेमाल करना था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो लैंगिक समानता का समर्थक है, इसलिए अगर वह किसी पुरुष पर कोई हुनर इस्तेमाल कर सकता है तो उसे किसी महिला पर इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। इवान ने एक घटिया बहाने से खुद को मना लिया और इस बात की परवाह नहीं की कि एनी उसे कैसे देख रही है। तुम अंडस्को, एनी का पूरा शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहे। इवान ने एनी को अनदेखा किया और 3 डी जोड़ रैंक के शिकारियों पर नजर डाली जो अभी भी बिना कुछ किए उसी जगह पर जड़वत खड़े थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर आयामी छाया बुलेट कौशल को सक्रिय किया। उन 3 डी जोड़ रैंक के शिकारियों के पास बचने का कोई मौका नहीं था जब वे बिना कुछ किए वहां खड़े थे। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, गेंदों के फटने की आवाज़ गूंजी और उसके बाद 3 दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दीं। तीनों डी जोड़ रैंक के शिकारी दर्द से मुरझाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ उनके क्रॉच क्षेत्र को ढंक रहे थे और लाल रंग से रंगे हुए थे। उनके चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभरी हुई थीं और वे इवान को बिना किसी छुपे नफरत के देख रहे थे। उनकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे और उनके शरीर कांप रहे थे। इवान ने उनकी बिना छुपे नफरत की परवाह नहीं की और एक बार फिर उन्हें खत्म करने के लिए डायमेंशनल शैडो बुलेट का इस्तेमाल किया। उन्हें खत्म करने के बाद इवान ने एनी की तरफ देखा जो उसे डरी हुई आंखों से देख रही थी। अगर पहले नोरा और लिली की अजीब चीख सुनकर उसे कुछ संदेह हुआ था, तो अब उसे यकीन हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि यह आदमी एक ठग है। उसने कॉनन और दूसरों को कैसे खत्म किया, ये देखकर उसे लगा कि उसके पैर जेली में बदल गए हैं। अब जब वहां कोई नहीं था तो उसे डर था कि इवान उसके साथ क्या करेगा। उसने अपनी लार को निगला और एक कदम पीछे हट गई। जब इवान ने उसके चेहरे पर डरी हुई नज़र देखी तो उसे मानना पड़ा कि उसका डायमेंशनल शैडो बुलेट कौशल वास्तव में एक भयानक कौशल है। जब उसने सोचा कि भविष्य में जब वह उच्च स्तर पर पहुंचेगा तो ये कौशल कितना शक्तिशाली हो जाएगा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब एनी जो पहले से ही टूटने की कगार पर थी, इवान की मुस्कान को देखकर उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में वह मुस्कान दुष्ट और पूरी तरह से कामुक थी। नोरा और लिली की अजीब चीख और भावों को याद करते हुए एनी का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वह एक सी जोड़ रैंक की शिकारी थी, लेकिन वह जानती थी कि वह इवान की बराबरी नहीं कर सकती। जिस तरह से उसने मार्क और अन्य लोगों को मारा, उससे साबित होता है कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। नहीं, मैं उसे मेरे साथ कुछ नहीं करने दूंगी। एनी ने आखिरकार इवान की मुस्कान को देखकर एक त्वरित निर्णय लिया। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा, एनी ने भयभीत स्वर में इवान पर चिल्लाया, इससे पहले कि अचानक उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने उसका गला काट दिया। एवन जो अपने कौशल के बारे में सोच रहा था, एनी की बात सुनकर हैरान रह गया और जब उसने अचानक उसका गला काट दिया तो वह और भी अधिक हैरान हो गया। एनी का शरीर जमीन पर गिर गया और सफ़ेद रोशनी में गायब होने लगा। इवान ने उसके गायब होते शरीर को अपने चेहरे पर एक अचंभित भाव के साथ देखा। उसके गायब होने से पहले इवान ने देखा कि उसके चेहरे पर एक राहत भरा भाव था, जैसे कि वह किसी विपत्ति से बचकर आए हो। इवान के दिमाग में बस एक ही विचार था, आखिर क्या हुआ। इवान ने एनी के गायब होते शरीर को अपने चेहरे पर एक अचंभित भाव के साथ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की खुद को खत्म कर लेगी। उसने आत्महत्या क्यों की? इवान ने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया। दरअसल वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने खुद को क्यों खत्म किया, लेकिन वह कभी भी इसे स्वीकार नहीं करने वाला था। अचानक इवान ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाड़ में जाओ मेरे अंक, इवान ने जोर से शाप दिया जब उसे याद आया कि वह एनी के अंक नहीं ले पाया था। चूंकि उसने खुद को खत्म कर लिया था, इसलिए उसे उसके अंक नहीं मिले। अरे, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। इवान ने निराश भाव से अपने माथे को रगड़ा और देखा कि उन 6 छात्रों को मारने के बाद उसे कितने अंक मिले। जोड़ 3764, बहुत कम। जब इवान ने देखा कि उसे 3764 अंक मिले हैं तो वह कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने 6 लोगों को मार डाला, जिसका मतलब है कि कम से कम 3 टीमें, लेकिन उसे उनसे सिर्फ 3764 अंक मिले।
जब उसने केविन और अन्य लोगों को मारा तब भी उसे 3000 से ज़्यादा अंक मिले और वह कुछ घंटे पहले की बात है। लगता है कि ज़्यादातर अंक उस आत्महत्या करने वाली लड़की के पास थे, इवान ने आह भरते हुए कहा और एनी के खड़े होने की जगह की ओर देखा। अगर मुझे पहले पता होता तो उसके पास ज़्यादातर अंक थे, मैं पहले उसे निशाना बनाता। भले ही 3764 अंक कम नहीं थे, लेकिन जब आपको लगता है कि उसने 3 टीमों को खत्म करने के बाद ये अंक प्राप्त किए हैं तो वे कुछ भी नहीं थे। तारांकन 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 1 इवान और माइक 9688। 2 वैलेरी और फिन 4265। 3 लियोन और सैली 3971। 4 एमी और ग्लोरिया 3100। इवान की दिशा में जाने वाले अन्य छात्र रैंकिंग पर कड़ी नज़र रख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आतिशबाजी देखने के बाद बहुत से लोग इवान के पीछे पड़ जाएंगे। रैंकिंग के जरिए वे अनुमान लगा सकते हैं कि इवान का सामना किसी अन्य छात्र से होता है या नहीं। अचानक इवान की ओर जा रहे सभी छात्र एक पल के लिए रुक गए जब उन्होंने देखा कि रैंकिंग में एक बार फिर बड़ा बदलाव हो रहा है। इवान के अंक अचानक बहुत बढ़ गए और लगभग 10 के तक पहुंच गए। सभी छात्र दंग रह गए क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वे सभी जानते थे कि कुछ छात्रों ने पहले ही इवान को ढूंढ लिया था, लेकिन परिणाम उनके लिए विनाशकारी था। वे इवान का शिकार करने गए, लेकिन इसके बजाय वे सभी इवान द्वारा मारे गए। इवान ने कुछ मिनट पहले ही सोने का संदूक खोला था। पटाखे सिर्फ 10 मिनट पहले ही छोड़े गए थे, और इन 10 मिनटों में इवान ने उन छात्रों को मार डाला जो उसे खोजने वहां गए थे। भले ही वे छात्र उसके बहुत करीब थे, लेकिन उन्हें उसके स्थान तक पहुंचने में कुछ मिनट लगे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इवान ने उन छात्रों को इतनी जल्दी कैसे मार दिया। क्या हमें फिर भी वहां जाना चाहिए? एक छात्रा ने अपने आसपास 6 लोगों को देखते हुए पूछा। उसके अंक लगभग 3500 बढ़ गए थे। मुझे लगता है कि केवल 4 छात्र ही उसे खोजने गए थे। अगर 2 से ज़्यादा टीमें होतीं तो मुझे यकीन है कि उसे ज़्यादा अंक मिलते। हम यहाँ 7 लोग हैं। मुझे लगता है कि हम उससे निपट लेंगे, सी जोड़ रैंक की महिला जोई ने कहा। उन 7 में से वह अकेली सी जोड़ रैंक की शिकारी थी। 2 सी रैंक की थी जबकि बाकी 4 डी जोड़ रैंक की थीं। तुम क्या सोचते हो? जोई ने डी जोड़ रैंक के एक शिकारी की तरफ देखा और पूछा। टीम के दूसरे लोग भी उसकी राय जानने के लिए उसकी तरफ देखने लगे। मुझे लगता है कि हमें वहां जाने के बजाय जादुई जानवरों को मारने पर ध्यान देना चाहिए, माइक ने अनिश्चित आवाज में कहा। उसे लगता है कि अगर वे वहां गए तो कुछ बुरा होगा। क्या तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसके साथी हो? समूह के सी रैंक के शिकारी पैट्रिक ने पूछा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम वहां जा सकते हैं, माइक ने पैट्रिक की बात की परवाह किए बिना कहा। टीम के अन्य सदस्यों ने जोई की ओर देखा और उसकी राय जानना चाहा। थोड़ी देर बाद जोई ने उनकी ओर देखा और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, चलो वहां चलते हैं। अगर हम नहीं भी जाते हैं तो दूसरे छात्र उसे खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। जब वे लड़ाई शुरू करेंगे तो हमें मौका मिल सकता है। टीम के अन्य छात्रों को जोई की बात से कोई परेशानी नहीं हुई और वे पहाड़ की ओर बढ़ते रहे। वे पहाड़ से काफ़ी दूर थे और वहां पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। दहाड़! अचानक उन सभी ने एक भयानक दहाड़ सुनी और पीछे देखा। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि भूरी रोशनी की एक किरण उनकी ओर आ रही है। भूरी रोशनी की किरण को देखकर उन सभी के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ ही सेकंड में भूरी रोशनी की किरण उनके सामने आ गई और उनसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर रुक गई। दहाड़! एक शक्तिशाली आभा ने उन्हें दबाया और जब उन्होंने 3 मीटर बड़े कृपाण दंत बाघ की गहरी काली आंखों से उन्हें देखा तो उनकी आत्मा कांप उठी। बी रैंक राक्षस बाघ की आभा को महसूस करते ही उन सभी के चेहरे चौड़े हो गए। घबराना बंद करो और अपनी स्थिति संभालो। अगर हमने उसे कोई मौका दिया तो हम मर जाएंगे, जोई ने शांत होने की कोशिश की और चिल्लाया। भागो! टीम के सी रैंक के शिकारी पैट्रिक ने अचानक मुड़कर भागना शुरू कर दिया। मूर्ख रुको! जोई ये देखकर चौंक गई और तुरंत चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृपाण दंत बाघ का शरीर अचानक भूरे रंग की रोशनी से जगमगा उठा और अगले ही पल वह अपनी जगह से गायब हो गया। पैट्रिक बहुत दूर नहीं भागा जब उसे अचानक संकट की गहरी भावना महसूस हुई। उसने अपने बगल में देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हवा के कटने की आवाज़ सुनाई दी। पैट्रिक ने देखा कि गहरे भूरे रंग की आभा में लिपटा हुआ कृपाण दांतेदार बाघ का पंजा उसके बगल में दिखाई दिया। धमाका! कृपाण दांतेदार बाघ का पंजा बहुत तेज था और पैट्रिक के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। जोई और अन्य लोग ये देखकर दंग रह गए क्योंकि वे यह नहीं देख पा रहे थे कि कृपाण दांतेदार बाघ पैट्रिक के बगल में कैसे दिखाई दिया। अचानक जोई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि पैट्रिक के बगल में बाघ कैसे दिखाई दिया। अरे, इस राक्षस के पास धरती से भागने का हुनर है। जब अन्य लोगों ने जोई की आवाज़ सुनी तो उनके चेहरे सफ़ेद हो गए और उन्होंने बाघ को देखा। उनकी आंखों में डर था।
छात्रों की डरावनी शक्ल देखकर बाघ ने भयावह मुस्कान दी और उसका शरीर एक बार फिर भूरे रंग की रोशनी से जगमगा उठा और वह एक बार फिर अपनी जगह से गायब हो गया। लियोन आग की एक किरण छोड़ते हुए इवान की दिशा में आगे बढ़ा। चलने के बजाय वह आकाश के रास्ते वहां जा रहा था। बी रैंक पर पहुंचने के बाद वह अपने फायर कंट्रोल का उपयोग करके उड़ सकता है। वर्तमान में वह आकाश में बहुत ऊपर नहीं उड़ सकता। वह जितना ऊपर उड़ता है उसके लिए अपनी उड़ान को नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता जाता है और मैना की खपत भी बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि वह वर्तमान में आकाश में 20 मीटर ऊपर उड़ रहा था। आमतौर पर लोग ए रैंक पर पहुंचने के बाद उड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आग या हवा को नियंत्रित करने में अच्छे होते हैं वे बहुत पहले उड़ सकते हैं। वह आदमी वास्तव में सामान्य नहीं है, लियोन ने रैंकिंग देखने के बाद बड़बड़ाया। वह रैंकिंग पर भी नज़र रख रहा था और अभी अभी इवान के अंक लगभग 10 के तक पहुंच गए थे। लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो अंततः उन अंकों को प्राप्त करूंगा। लियोन मुस्कुराया और इवान की दिशा में और भी अधिक उत्साह से उड़ गया। उड़ते समय लियोन ने अचानक कुछ देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके सामने वह 6 लोगों के एक समूह को देख सकता है जो उसी दिशा में जा रहे थे। समूह में 2 लोग डी रैंक के थे, 3 डी जोड़ रैंक के थे और आखिरी एक सी रैंक का था। उन्हें देखकर लियोन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये लोग भी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, लियोन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह क्या है? डी रैंक के छात्रों में से एक ने पूछा जब उसने देखा कि कुछ नारंगी रोशनी का निशान छोड़ते हुए आसमान से उनकी ओर आ रहा है। टीमों के अन्य छात्रों ने भी आसमान की ओर देखा और उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। शिट, भागो! टीम के सी रैंक के शिकारी ने शाप दिया जब उसने देखा कि कोई उनकी ओर आ रहा है और भागने लगा। उसे पहले से ही लग रहा था कि जो कोई भी आ रहा है वह ऐसा व्यक्ति है जिससे वे निपट नहीं सकते। भले ही सी रैंक के शिकारी ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही लियोन उनके ऊपर आ गया और ठंडी मुस्कान बिखेरने लगा। आग का पिंजरा, लियोन ने बड़बड़ाया और एक छोटा सा आग का पिंजरा उन्हें घेर लिया। फुक! सी रैंक शिकारी ने शाप दिया जब वे आग के पिंजरे में फंस गए थे। उसके शरीर से एक काली आभा निकली और उसने अपनी पूरी शक्ति से आग के पिंजरे पर अपनी तलवार से वार किया। स्विश! उसकी तलवार से एक काली तलवार निकली और आग के पिंजरे से टकराए। डिंग! धातु के धातु से टकराने की आवाज़ गूंजी और सी रैंक शिकारी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद हो गया जब उसने देखा कि आग का पिंजरा पूरी तरह से ठीक था। जल जाओ! लियोन ने सी रैंक शिकारी के हमले की परवाह नहीं की और उसने उदासीन आवाज़ में कहा। अचानक आग का पिंजरा जल उठा और इसके अंदर का तापमान तुरंत आसमान छूने लगा क्योंकि आग के पिंजरे से चारों ओर से लपटें निकलकर फंसे हुए छात्रों की ओर बढ़ गईं। अर्ग! दर्दनाक चीखें गूंजी जब लियोन ने अपने चेहरे पर उदासीन भाव के साथ आग के पिंजरे को देखा। 5 सेकंड के बाद पिंजरे के अंदर की आग और साथ ही साथ आग की लपटें गायब हो गईं। छात्र लियोन ने अपना हाथ हिलाया और आग का पिंजरा छोटे कणों में बदल गया जो हवा में गायब हो गए। जोड़ 3 8 5 7 अंक। उसने अपने सामने संदेश देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उड़ गया। आशा करता हूं कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले और भीड़ों से मिलूंगा, लियोन ने बड़बड़ाया और उत्साह से अपने चारों ओर देखने लगा। चूंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा था इसलिए अन्य छात्रों से मिलना मुश्किल था, लेकिन अब जब किसी ने सभी लोगों को एक ही स्थान पर आमंत्रित किया है तो ये स्वाभाविक था कि वहां जाते समय कई छात्र एक दूसरे से मिलेंगे। बर्फ की लहरें, वैलेरी ने अपना हाथ हिलाया और दसियों हल्की नीली लहरें 4 छात्रों की ओर चली गईं जो सिर से पैर तक बर्फ से ढके हुए थे। बर्फीली लहरें छात्रों के शरीर से टकराईं और वे सभी कुछ ही समय में बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। इन 4 छात्रों में से 2 सी रैंक के थे, एक डी जोड़ रैंक का था और आखिरी डी रैंक का था। इवान की दिशा में जाते समय वैलेरी उनसे मिली। लियोन की तरह ही वह भी अकेली चली गई क्योंकि उसका साथी फिन उसके साथ नहीं चल पा रहा था। चारों छात्रों के बर्फ की मूर्तियों में बदल जाने के बाद वैलेरी उनकी ओर बढ़ी और उन्हें हल्के से मुक्का मारा। दरार, दरार! बर्फ की मूर्तियों पर दर्जनों दरारें दिखाई दीं और वे सभी बर्फ के कणों में बिखर गईं। जोड़ 3 6 7 8। वैलेरी ने इन 4 छात्रों से मिले अंकों को देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। पहले वह छात्रों को नहीं मार रही थी और सिर्फ उनके अंक ले रही थी, लेकिन अब जब वह जल्दी में थी तो वह छात्रों से बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। छात्रों को खत्म करने के बाद वह लंबे समय तक नहीं हिलती जब उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने पीछे देखा। जब उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली आभा उसके पीछे आग का तूफान छोड़ रही है तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आग से घिरा एक विशाल बैल वैलेरी के सामने आया और बैल की तेज आवाज़ सुनाई दी। बैल की बी रैंक की आभा को महसूस करते हुए वैलेरी का चेहरा गंभीर हो गया। विशाल बैल का शरीर आग से जल रहा था क्योंकि वह अपनी गहरी लाल आंखों से वैलेरी को देख रहा था और आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। वैलेरी ने जब महसूस किया कि तापमान बढ़ रहा है तो वह भौचक्की रह गई और उसके शरीर से बर्फीली आभा फूट पड़ी।
जैसे जैसे जमीन जमने लगी, उसके आसपास का तापमान कम होने लगा। बेल के आसपास का क्षेत्र आग से जल रहा था, जबकि वैलेरी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से जम चुका था। उसके हाथ में तलवार पहले से ही बर्फीली आभा से ढकी हुई थी। वैलेरी और बेल दोनों की नज़रें मिलीं और वे एक साथ हिल गए। बेल के विशाल सींग आग की लपटों से जल रहे थे, क्योंकि वह अपनी शक्ति से उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। वैलेरी के हाथ में तलवार बेल के सींगों से टकराने पर ठंडी रोशनी से चमक उठी। खटखट। वैलेरी के पीछे की ओर खिसकने से धातु के टकराने की आवाज़ आए और ज़मीन पर गहरे निशान पड़ गए। बेल भी उसी जगह रुक गया जब उसने देखा कि उसके सींग का एक हिस्सा जम गया है, हालांकि वह पहले आग में डूबा हुआ था। बेल ये देखकर गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि उसके चारों ओर आग और भी ज्यादा जल रही थी। वैलेरी ने भी अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके चारों ओर ठंड की आभा और भी ज्यादा तेज हो गई थी। इस बीच इवान एक पेड़ पर बैठा था और उदास चेहरे के साथ रैंकिंग को देख रहा था। ये कमीने मेरे अंक चुरा रहे हैं, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि कुछ छात्रों के अंक हजारों से बढ़ गए हैं। यहाँ और छात्र कब आएंगे? इवान ने एक मोटे पेड़ की शाखा पर बैठकर बड़बड़ाया। उसने सोने का संदूक खोले हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। एनी और उसकी टीम को बाहर करने के बाद कोई और पहाड़ की चोटी पर नहीं आया। 1. इवान और माइक 9688। 2. वैलेरी और फिन 7943। 3. लियोन और सैली 7828। 4. एमी और ग्लोरिया 6180। इवान ने रैंकिंग को देखा और उसकी आंखें झपकने से नहीं बच सकीं। क्या ये कमीने मुझे आमंत्रित किए बिना अकेले लड़ रहे हैं? इवान ने कहा और दूसरे छात्रों की तलाश में पहाड़ से नीचे जाने के बारे में सोचा। अचानक इवान को एक संदेश मिला और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। आपका साथी माइक बाहर हो गया है। वह मूर्ख मर चुका है, इवान ने देखते हुए कहा। संदेश में उसके चेहरे पर एक मनोरंजक भाव था, लेकिन जब उसने एक बार फिर रैंकिंग देखी तो उसका चेहरा उदास हो गया। 1. इवान 9280। माइक के मरने के बाद 408 अंक गायब थे। ये वो अंक थे जो माइक ने इकट्ठा किए थे। अगर वह चाहता तो खुद को खत्म करने से पहले अपने सारे अंक इवान को दे सकता था, लेकिन उस आदमी ने अपने अंक इवान को नहीं दिए और उनके साथ ही मर गया। ये तो बस 408 अंक हैं, इसे भूल जाओ, इवान ने कहा और संदेश बंद कर दिया। वह इस बारे में काफ़ी उत्सुक था कि माइक को किसने खत्म किया। क्या ये हो सकता है कि वह अपने दूसरे साथियों के साथ मुझे खत्म करने के लिए भी यहाँ आ रहा था, लेकिन उनका सामना कुछ शक्तिशाली छात्रों से हुआ और वे उनके द्वारा खत्म कर दिए गए, इवान ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। उसी समय इवान पहाड़ छोड़ने और खुद छात्रों की तलाश करने के बारे में सोच रहा था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो दूसरे छात्र अंततः उससे आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा उसे यकीन है कि परीक्षा में बहुत ज्यादा छात्र नहीं बचे हैं। अगर वह और देरी करता है तो वह दूसरे छात्रों से नहीं मिल पाएगा और उन्हें दूसरी टीमों द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। इवान पेड़ से नीचे कूदने ही वाला था कि वह रुक गया और अपने सामने देखने लगा। जब उसने अपने सामने देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने 5 छात्रों की एक टीम को पहाड़ पर चढ़ते देखा। 5 में से 2 सी रैंक के थे, 2 डी जोड़ रैंक के थे और आखिरी एक डी रैंक का था। वे सभी 5 पुरुष थे और इवान ने डी जोड़ रैंक के शिकारियों में से एक को पहचान लिया। ये रियो नाम का गुंडा था जिसने कुछ दिन पहले क्लास में उससे झगड़ा करने की कोशिश की थी। पिछली बार मैंने उसे बिना कुछ किए जाने दिया था, लेकिन अब इवान रियो को देखकर शैतान की तरह मुस्कुराया और अपने हाथ रगड़े। उसे ये भी राहत मिली कि उनमें कोई महिला छात्र नहीं थी। हालांकि वह लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है, लेकिन वह किसी को फिर से आत्महत्या करते नहीं देखना चाहता। ओए माज, क्या तुम्हें यकीन है कि हम अपने मौजूदा नंबर से उसे खत्म कर सकते हैं? रियो ने गिरगिट जैसे बाल रखने वाले सी रैंक के शिकारियों में से एक से पूछा। डरपोक मत बनो, हम 5 लोग हैं यहाँ। अगर हम एक भी कचरा नहीं उठा सकते तो शिकारी होने का क्या फ़ायदा? माज ने इधर उधर देखते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। लेकिन रियो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन ने उसे रोक दिया, जो समूह का दूसरा सी रैंक शिकारी था। ये देखकर रियो ने आह भरी और कुछ और नहीं कहा। देखो, यहाँ खुली हुई पेटियां हैं। माज, जो आगे चल रहा था, उसने दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए जोर से कहा। सावधान रहो, वह यहीं कहीं छिपा होगा, ब्रैंडन ने कहा और वे सभी सावधानी से आगे बढ़ गए। इवान उन्हें सोच समझकर देख रहा था। उनकी टीम में कोई सी जोड़ रैंक शिकारी नहीं है, और यहाँ तक कि ये 2 सी रैंक शिकारी भी थोड़े बेवकूफ़ लगते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उन पर छिपकर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल आयामी छाया बुलेट का उपयोग करके उन डी और डी जोड़ रैंक के शिकारियों को खत्म कर दूंगा, और मेरे लिए अंतिम सी रैंक के शिकारियों का ख्याल रखना कोई समस्या नहीं होगी, इवान ने 5 की टीम को देखने के बाद सोचा। चूंकि कई छात्र पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो रहे थे, इसलिए इवान अधिक अंक अर्जित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके नीचे जाना चाहता था। यदि वह उन पर छिपकर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें मारने से पहले उन्हें अपनी दिशा में आकर्षित करना होगा।
इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। चूंकि वह बिना छिपकर हमला किए भी उन्हें खत्म कर सकता है, इसलिए इवान ने जल्दी से इसे खत्म करने और पहाड़ पर नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही इवान ने फैसला किया और पहाड़ से नीचे कूदने वाला था, उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली आभा तेजी से पहाड़ के पास आ रही है। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि आभा बी रैंक के शिकारी की थी। जल्द ही उसने पहाड़ की चोटी पर नारंगी रोशनी की एक लकीर देखी। लियोन को देखकर इवान ने बड़बड़ाया। लियोन को देखकर माज और उसके साथियों के चेहरे भी बदल गए। भले ही वे 5 थे और लियोन अकेला था, लेकिन उन्हें उसे हराने का कोई भरोसा नहीं था। सिर्फ उसकी आभा को महसूस करके वे बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। लियोन ने रियो और अन्य लोगों को भी देखा और उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने रैंकिंग खोली और ये देखने के बाद कि इवान अभी भी शीर्ष पर था और बाहर नहीं हुआ था, उसने इसे एक बार फिर बंद कर दिया। क्या तुमने उसे पा लिया? लियोन ने उनकी ओर चलते हुए पूछा। माज और अन्य लोगों को पता था कि लियोन इवान के लिए पूछ रहा था, इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया। हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं और उसे यहाँ न देखकर वापस जाने के बारे में सोच रहे थे। लियोन की बात सुनकर माज ने तुरंत कहा। लियोन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसने कुछ महसूस किया तो उसका हाव भाव तुरंत बदल गया। जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसका हाव भाव भी बदल गया। स्विश! प्रकाश की एक बैंगनी किरण पहाड़ की ओर उड़ती हुई आई और लियोन और अन्य लोगों के ऊपर रुक गई। लियोन ने ऊपर देखा और एक विशाल भेड़िया देखा जो बैंगनी फर से ढका हुआ था और उन पर नीचे देख रहा था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिससे सभी को दमनकारी अनुभूति हो रही थी। बी रैंक राक्षस! लियोन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने भेड़िए की शक्तिशाली आभा को महसूस किया। हाउल! बी रैंक भेड़िया जोर से चिल्लाया और अचानक लियोन और अन्य लोगों ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल उन पर दबाव डाल रहा है। भेड़िया लियोन और अन्य लोगों के ऊपर दिखाई देने के बाद एक अदृश्य शक्ति ने उनके शरीर पर दबाव डाला। थप थप! अचानक दबाव के कारण मंगल की पूरी टीम तुरंत जमीन पर गिर गई। लानत है! लियोन ने शाप दिया जब उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब शक्ति उसकी हरकतों को प्रतिबंधित कर रही है। हाउल! भेड़िया एक बार फिर चिल्लाया और उसकी आंखें चमक उठीं। अचानक लियोन और अन्य लोगों के चारों ओर बिखरे हुए दर्जनों पत्थर तैरने लगे। स्विश! अगले सेकंड में सभी पत्थर लियोन और अन्य लोगों की ओर गोलियों की तरह फट पड़े। तुम राक्षस, मुझे कम मत आंको! भले ही लियोन की हरकतें भेड़िए के अजीब कौशल से प्रतिबंधित थीं, फिर भी वह भी रैंक शिकारी की तरह ही था। उसका शरीर आग से जल उठा और वह बलपूर्वक प्रतिबंधों से मुक्त हो गया और उन पत्थरों के वहां पहुंचने से पहले ही वहां से चला गया। हालांकि लियोन सफलतापूर्वक वहां से चला गया, लेकिन माज और उसकी टीम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। दर्जनों पत्थर गोलियों की तरह उड़ते हुए आए और उनके शरीर से टकराए। पत्थर इतने तेज थे कि वे आसानी से उनके शरीर को भेद गए और उन्हें वहीं पर मार डाला। इवान, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, उसने अपनी लार निगल ली। भेड़िए की आभा को महसूस करने के तुरंत बाद इवान को यकीन हो गया कि वह उससे नहीं लड़ सकता। सी रैंक पर पहुंचने के बाद रैंक में बहुत अंतर है। जब वह डी रैंक का शिकारी था और वह वास्तविक जीवन में अपने मैना सुदृढ़ीकरण का 100% उपयोग करता था, तो वह सी जोड़ रैंक को पार करने में सक्षम था और एक सामान्य सी जोड़ रैंक शिकारी से अधिक शक्तिशाली था। पहले उसने सोचा कि अपने प्राइम कोर को डी जोड़ रैंक पर आगे बढ़ाने के बाद वह वास्तविक जीवन में मैना सुदृढ़ीकरण के साथ बी रैंक तक पहुंचने में सक्षम होगा। लेकिन डी जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद जब उसने मैना सुदृढ़ीकरण की कोशिश की, तब भी वह बी रैंक तक नहीं पहुंच पाया। सी रैंक और बी रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। सी रैंक शिकारी बनने के बाद आप अपनी कक्षा को जागृत करते हैं और सी रैंक से बी रैंक तक आगे बढ़ने के बाद आपको मिलने वाली शक्ति बहुत अधिक होती है। माज और अन्य लोगों के गायब होते शरीर को देखकर इवान को यकीन था कि अगर वह उनकी जगह होता तो नतीजा वही होता। लियोन और वैलेरी जैसे बी रैंक के शिकारी होने के बावजूद उसने अपना स्थान पहले ही बता दिया था। इसका एकमात्र कारण उसका शैडो वॉक कौशल था जो उसे उनसे दूर जाने में मदद कर सकता था। इवान ने हवा में भेड़िए को देखा जो अभी भी अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ वहां मंडरा रहा था। अचानक इवान ने देखा कि भेड़िए के सिर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। 3276 अंक। इवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये रियो और अन्य लोगों के अंक हैं? लगता है कि राक्षस उन छात्रों के अंक प्राप्त करेंगे जिन्हें वे मारते हैं। इवान ने बुदबुदाया और लियोन की ओर देखा जिसके हाथ में एक जलती हुई आग का गोला था। जाओ! लियोन चिल्लाया और आग के गोले को भेड़िए की ओर फेंका जो ऊपर मंडरा रहा था। स्विश! आग के गोले को अपनी ओर आते देखकर भेड़िए की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। बूमम! जब आग का गोला भेड़िए से 1 मीटर दूर था तो अचानक विस्फोट हो गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। आग और शॉकवेव आसमान में फैल गए, लेकिन भेड़िया पूरी तरह से सुरक्षित रहा। एक अदृश्य दीवार थी जो आग को उस तक पहुंचने से रोक रही थी। क्या ये टेलीकिनेसिस जैसा कुछ है? इवान ने अपने सामने का दृश्य देखकर सोचा।
जिस तरह से भेड़िया मंडरा रहा है और वे पत्थर उड़ने लगे, वह टेलीकिनेसिस कौशल के समान था। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर आपका टेलीकिनेसिस कौशल बहुत उच्च स्तर का है तो आप इसकी मदद से शक्तिशाली हमलों को भी रोक सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भेड़िए ने लियोन के हमले को रोका था। चीख। हमले को रोकने के बाद भेड़िया चीख उठा और उसका पूरा शरीर चमकदार सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। अचानक उसकी आभा और भी बढ़ गई और वह पागलों की तरह तेजी से लियोन की ओर गोता लगाने लगा। ये देखकर लियोन के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसके सामने दर्जनों फायरवॉल दिखाई देने लगे। भेड़िए ने अपने विशाल पंजे से फायरवॉल को मारा और वे तुरंत टूट गए। बूम! भेड़िए ने आखिरी फायरवॉल को नष्ट कर दिया और लियोन के सामने आ गया जो स्थिर खड़ा था। स्विश! अपने उस तीखे पंजे से भेड़िए ने लियोन की गर्दन पर वार किया जो स्थिर खड़ा था। वूश! लेकिन जब भेड़िए के पंजे ने लियोन की गर्दन को छुआ तो उसका शरीर नारंगी कणों में बदल गया और उस जगह से गायब हो गया। ब्लेज किक! लियोन अचानक भेड़िए के पास दिखाई दिया जो उसे आग के कणों में गायब होते देखकर अभी भी भ्रमित था और एक चाबुक की तरह उस पर एक लात भेजी। जैसे ही उसकी लात भेड़िए की पीठ पर लगी, उसके पैर के चारों ओर आग भड़क उठी। चीख! भेड़िया दर्द से चीख उठा क्योंकि उसे उड़ा दिया गया था। जिस जगह लियोन की लात लगी थी वह जगह आग से ढक गई थी क्योंकि उसका बैंगनी फर काला हो गया था। भेड़िया 5 मीटर दूर गिरा और वहां एक छोटा गड्ढा बन गया। ज्वाला फूटी। लियोन ने भेड़िए को कोई मौका नहीं दिया और उसने भेड़िए पर कुछ विस्फोटक अग्नि गोले दागे। बूम बूम बूम! ज्वाला फूटी भेड़िए के पास फटी, जिससे आसमान में धूल का एक बादल ऊपर उठ गया। लियोन एक बार फिर हमला करने वाला था, तभी उसका हाव भाव बदल गया और उसने जल्दी से दूर कूदने की कोशिश की। स्विश! धूल के बादल से गोलियों की तरह दर्जनों पत्थर उसकी ओर आए। हालांकि उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की, लेकिन इतने सारे पत्थर थे और उनमें से एक उसके दाहिने हाथ में जा लगा। आह! लियोन दर्द से चिल्लाया क्योंकि पत्थर उसके दाहिने हाथ में घुस गया। उसके हाथ से खून बहने लगा और लियोन जल्दी से पीछे हट गया। हवा का एक झोंका आया जो भेड़िए को ढके धूल के बादल को उड़ा ले गया। भेड़िए के शरीर पर जलने के कई निशान थे और उसकी आभा पहले से कमजोर थी। उसका बैंगनी चमकता हुआ फर काला हो गया था और वह लियोन को गुस्से से देख रहा था। इवान एकाग्र निगाह से सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि भेड़िया बुरी तरह घायल हो गया है और उसकी आभा पहले से कमजोर हो गई है तो उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी छाया चाल कौशल को सक्रिय किया और जिस पेड़ पर वह छिपा हुआ था उससे नीचे उतर आया। पेड़ से नीचे उतरने के बाद वह भेड़िए और लियोन से दूर चला गया। जब वह उनसे 200 मीटर दूर था तो इवान एक पेड़ के पीछे आ गया और छाया चाल कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। चलो इसे आजमाते हैं, इवान ने बुदबुदाया और अपनी उंगली की नोक पर एक छाया गोली बनाना शुरू कर दिया। पहले तो इवान 2B रैंक वालों की लड़ाई में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ गलत हुआ और वे उसे पकड़ लेते हैं तो वह उनसे लड़ नहीं पाएगा। लेकिन भेड़िए को माज और उसके साथियों के अंक प्राप्त करते देखने के बाद इवान के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियोन के पास पहले से ही 7800 से अधिक अंक हैं। अगर वह भेड़िए को मार देता है और वे अंक भी प्राप्त कर लेता है तो उसके पास उससे अधिक अंक होंगे। अगर लियोन को वे अंक मिल जाते तो उसे फिर से उससे आगे निकलने का यकीन नहीं था। हालांकि उसे पता था कि आमने सामने की लड़ाई में वह उनमें से किसी के भी खिलाफ नहीं है, फिर भी वह उनमें से किसी को मार सकता है अगर वह अपनी शैडो बुलेट का सही तरीके से इस्तेमाल करे। उनके द्वारा पकड़े न जाने के लिए इवान ने पहले खुद को उनसे दूर कर लिया ताकि गोली मारने के बाद वह अपनी शैडो वॉक का उपयोग करके जल्दी से भाग सके। उनसे 200 मीटर दूर पहुंचने के बाद उसने अपने 60% मैना का उपयोग करके एक शैडो बुलेट बनाई। उसने अपना बाकी मैना छोड़ दिया ताकि वह बाद में शैडो वॉक का उपयोग करके भाग सके। पिछली बार जब उसने आइस ट्रोल को मारा था तो उसका प्राइम कोर डी रैंक था, अब जब वह डी जोर रैंक पर पहुंच गया है तो उसका मैना रिजर्व पहले से ज्यादा है। हाउल! जब इवान बुलेट बना रहा था तो भेड़िया जो अभी अभी आग का सामना कर रहा था जोर से चिल्लाया। आग की वजह से उसका फर जो काला हो गया था अचानक सुनहरे रंग में चमक उठा और उसके घाव ठीक होने लगे। लानत है! लियोन जो अभी अभी एक चट्टान से घायल होने के बाद पीछे हटा था, उसने देखा कि भेड़िए के पास भी उपचार कौशल है। ब्रून! उसने अपने हाथ को देखा जो भेड़िए के पिछले हमले की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और घाव को बंद करने के लिए अपनी आग का इस्तेमाल किया। अचानक भेड़िए की पीली आंखें चमक उठीं और लियोन ने महसूस किया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शरीर भेड़िए की ओर खींचा जा रहा है। ये फिर से वही कष्टप्रद कौशल है, लियोन ने सोचा और उसके शरीर से आग की लपटें फूट पड़ीं। एम्बर शावर! लियोन चिल्लाया क्योंकि लपटें आसमान की ओर बढ़ रही थीं। लपटें आसमान में 50 मीटर बड़े जादुई घेरे में बदल गईं जो आग से धधक रहा था। रात का आसमान आग के जादुई घेरे से जगमगा उठा क्योंकि उसमें से आग के अंगारों की बारिश हो रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जादुई घेरे से निकले सभी आग के अंगारे भेड़िए की ओर दौड़े जैसे कि वे मार्गदर्शक गोलियां हों। हाउल!
जब भेड़िए को अंगारों का झुलसा देने वाला तापमान महसूस हुआ तो वह चिल्लाया और लियोन को अपनी ओर खींचने वाला बल गायब हो गया। भेड़िए के शरीर के ऊपर 5 मीटर व्यास वाली एक पारदर्शी ढाल दिखाई दी। ढाल बहुत पतली थी और सामान्य पारदर्शी कांच की तरह दिखती थी, लेकिन जब वे आग के अंगारे ढाल से टकराए तो वे उसे तोड़ नहीं पाए। डिंग डिंग, ढाल को न तोड़ पाने के बाद ढाल के चारों ओर आग के अंगारे गिरने लगे। शशश, एक तीखी आवाज सुनाई दी क्योंकि भेड़िए के चारों ओर की जमीन उसके चारों ओर आग के अंगारों के कारण पिघलने लगी। बेवकूफ, लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने भेड़िए के चारों ओर बड़ी संख्या में आग के अंगारे देखे और वह उससे दूर जाने लगा। आग के अंगारे की वजह से भेड़िए के आसपास का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि भेड़िए के फर में भी उच्च तापमान की वजह से आग लगनी शुरू हो गई। 10 सेकंड के बाद आसमान से जादुई घेरा गायब हो गया, लेकिन भेड़िए के चारों ओर हजारों आग के अंगारे थे जो उसके चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां बना रहे थे। चीख, जादुई घेरा गायब होने के बाद भेड़िया चीखने लगा और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। वह आग के अंगारे वाले इलाके से दूर उड़ने के बारे में सोच रहा था। जब लियोन, जो भेड़िए से पहले से ही 100 मीटर दूर था, ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? लियोन ने बुदबुदाया और उसकी आंखों में नारंगी रंग चमकने लगा। अचानक भेड़िए के चारों ओर के सभी अग्नि में अंगार जगमगा उठे और चमकीले नारंगी प्रकाश से चमक उठे। अग्नि में अंगारों के कारण पहले से ही उच्च तापमान एक बार फिर बढ़ गया। भेड़िए के शरीर के सभी बाल खड़े हो गए क्योंकि उसे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा खतरा महसूस हुआ। घातक खतरे को महसूस करते हुए भेड़िए की गहरी पीली आंखें चांदी की रोशनी से चमक उठीं, जैसे एक चांदी की आभा उसके शरीर को ढकने लगी। लेकिन इससे पहले कि चांदी की आभा उसके पूरे शरीर को ढक पाती, पहाड़ की चोटी से एक बड़ा मशरूम बादल आसमान में उठा, जैसे शक्तिशाली शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गए। रेंज के 100 मीटर के भीतर के सभी पेड़ शॉकवेव से उखड़ गए और उड़ गए। पहाड़ की चोटी पर आग का तूफान आया और चारों ओर तबाही फैल गई। गड़गड़ाहट, पहाड़ हिलने लगा और उससे कई पत्थर नीचे गिरने लगे। फायरवॉल के पीछे खड़े लियोन को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। उसे ढकने वाली फायरवॉल शॉकवेव्स की वजह से बुरी तरह हिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब उस कमीने को मर जाना चाहिए, लियोन ने बड़बड़ाते हुए अपने मैसेज विंडो को देखा। लेकिन जब उसने अपने मैसेज विंडो को देखा और पाया कि उसे पॉइंट मिलने का कोई मैसेज नहीं था, तो उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव आ गया। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे से ठंडी हत्या का इरादा महसूस हुआ। लियोन जल्दी से पलटा और जब उसने एक भेड़िए को देखा जिसके आगे और पीछे के पैरों का दाहिना हिस्सा उड़ गया था और उसने अपना बायां पंजा उसकी ओर मारा था, तो वह भयभीत हो गया। भेड़िए का शरीर चांदी की रोशनी से चमक रहा था और वह हवा में मंडरा रहा था। जब लियोन ने भेड़िए के पंजे को अपनी ओर आते देखा तो उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए का हमला बहुत तेज था और वह उसे पूरी तरह से चकमा नहीं दे पाया। भेड़िए के पंजे से लियोन का दाहिना हाथ कट गया और उसी समय ग्रेनेड फटने जैसी आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, एक शव जमीन पर गिर पड़ा जिसके सिर में छेद हो गया था।